Hello students, in the last video we have studied about structure of nucleus and function of nucleus, one of the organelle of cell. Today we will focus on another organelle of cell that is called as mitochondria. Mitochondria is also known by other name as powerhouse of cell. माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरे नेम से भी जाना जाता है, वो है पावर हाउस ऑफ सेल. इसे पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला जाता है बच्चों? Why it is called as powerhouse of cell? Because it is the main site. ये मेन साइट है बेटा. It is the main site of synthesis of energy molecule. यहाँ पे एनर्जी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है या बनता है, और वो एनर्जी मॉलिक्यूल क्या है बेटा? ATP. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP मॉलिक्यूल, जिससे हमारी बॉडी या सेल जो है वो सर्वाइव करता है, हम जिंदा रहते हैं. हम जितना भी फूड लेते हैं और जितना भी हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ATP मॉलिक्यूल में, और इसे ही हम लोग अदर वे में एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन. दैट इज़ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल बाय द माइटोकॉन्ड्रिया. अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और जानना चाहूँ तो व्हाट इट इज़ अ फिलामेंटस और ग्रैनुलर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स ऑफ ऑल एरोबिक सेल्स ऑफ हायर एनिमल. एक तो ये फिलामेंटस होगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा लेंथ में बड़ा होता है, या ग्रैनुलर, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा, इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस वजह से वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है. ये सारे एरोबिक सेल्स में पाया जाएगा, यानी कि वो सेल्स में जहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में, क्योंकि सब जितने भी हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस. उसी को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अलगी, प्रोटोजोआ, फंजाई होते हैं जिसमें ये पाया जाता है. हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया वॉज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकेयर इन 1880. कॉलिकेयर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करा था. लेट्स स्टडी मोर अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं. तो अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो बेटा फर्स्ट आई विल शो यू द स्ट्रक्चर. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. कैन यू सी? ये जो है मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है. ठीक है. अगर हम बात कर रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, जो ये इस शेप में दिख रही है, ये इनर मेम्ब्रेन है बेटा. ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और उसके बाद में ओवल शेप में उसको कवर करने वाली आउटर मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. ये क्योंकि कॉइल्ड फॉर्म में होती है तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करती है ऑक्सीडेशन के लिए. कॉइल्ड स्पेस जो है वो प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा स्पेस. इंटर मेम्ब्रेन जो है वो स्पेस प्रोवाइड करती है फॉर द ATP सिंथेसिस. अगर हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इट इज़ अ बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन एनवेलप विच प्रोवाइड गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू दैम. ये जो डबल मेम्ब्रेन है इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? एक टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब जैसे आप रबड़ को खींचते तो एक खिंचाव के बाद में रबड़ अपनी पोजीशन में आ जाता है, एक मजबूती आती है. तो ये मजबूती इसको ये आउटर मेम्ब्रेन की वजह से मिलती है, जिसकी वजह से ये रप्चर नहीं होती है, टूटती नहीं है, और अंदर का मटेरियल बाहर निकल के नहीं आता है. डबल मेम्ब्रेन उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है. द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ 60 to 70 A thick and the two membrane are separated by an intermembrane space of 60 to 70 A. इसमें बेटा ये जो थिकनेस है, मोटाई है आउटर मेम्ब्रेन की और इनर मेम्ब्रेन की. ठीक है, ये थिकनेस दी है उन्होंने 60 to 70 A, और इसके बीच में जो स्पेस है बेटा, ये इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस. इसमें भी थिकनेस जो होती है वो 60 to 70 A होती है. द इनर मोस्ट कंपार्टमेंट रिमेन फिल्ड विथ मैट्रिक्स. द मैट्रिक कंटेंट्स, अगर हम बात कर रहे हैं इनर मोस्ट कंपार्टमेंट जो कि इस स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है, तो इसके अंदर एक लिक्विड या मैट्रिक्स होता है. ये मैट्रिक्स जो है इट इज़ द मेन साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. ये आप 10th क्लास में जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे इन ह्यूमन तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये ही वो जगह है जहाँ पे ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं और कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल होता है.
तो अगर हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, तो इसमें क्या होता है, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सर्कुलर डीएनए होते हैं, 70 राइबोसोम होते हैं और सर्टन ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिन्हें हम F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं, जिन्हें हम F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। ये सब इसमें पाया जाता है जो कि हेल्प करते हैं फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। अगर हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इंक्रीज करती है, देखो मैंने बताया था सरफेस एरिया बाय ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट। ये क्रेस्ट फॉर्म हो रहा बेटा, जब ये ऊपर से नीचे जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज क्रेस्ट। ठीक है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है, ये क्या करता है, स्पेस को या सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है। इसके अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिनका काम होता है एटीपी को सिंथेसाइज करना, और ये ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन में फ़र्क यही है बेटा, जब भी आप जब फूड मॉलिक्यूल है, सपोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ले रहे हो, तो जो ये ग्लूकोज पार्टिकल है, ये पहले कन्वर्ट होता है पायरावेट मॉलिक्यूल में। ठीक है, पायरावेट मॉलिक्यूल में। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसे ही फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, फॉस्फोराइलेशन। और फिर बाद में ये जो पायरावेट मॉलिक्यूल्स है, ये कन्वर्ट किए जाते हैं इनटू एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोला जाता है। इसकी डिटेल स्टडी आप सीनियर क्लासेस में करोगे बेटा, क्योंकि सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, बहुत डिटेलिंग है इसकी। कैन यू सी द स्ट्रक्चर? यस। तो आपको देखो क्या क्या दिख रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो क्रिस्टे है, क्रिस्टे का मतलब होता है बेटा, ये जो लाइनिंग बन रही है ना, इन्हें क्रिस्टे बोला जाता है। देखो, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन दिया है, डीएनए होता है इसके अंदर, डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और मैट्रिक्स होता है, यानी कि लिक्विड होता है जो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, प्लस आपका जितना भी जो वर्क होना है वो भी प्रोवाइड करता है ऑफ एटीपी सिंथेसिस। केमिकल कंपोजिशन अगर देखते हैं, तो ग्रॉस केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज इन डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट्स। सबके माइटोकॉन्ड्रिया की या सबका जो मैं बोलूँ रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है वो डिफरेंट रहता, सबका रेट ऑफ ऑक्सीडेशन लेवल डिफरेंट रहता। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो कंटेंट है या सेलुलर कंपोजिशन है वो सब में अलग होता है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो 65 to 70% प्रोटीन होता है, 25 to 30% लिपिड्स होता है, 0.5% आरएनए होता है, और बहुत स्मॉल अमाउंट में डीएनए होता है। फंक्शंस की बात करें तो मैंने पहले ही आपको बताया है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर मेरे को ये क्लियर समझाना होगा तो मेरे को ये बताना पड़ेगा आपको फॉर्मूला, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल व्हेन get oxidized they form 38 ATP molecules plus CO2 and water is released। ठीक है ना, ये एज अ वाटर वेपर जब हम रिलीज़ करते हैं, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं या हम सांस रिलीज़ करते हैं, तो हम ये सब कुछ यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये हमारा मेन फंक्शन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि हमारा एक सेल का ऑर्गेनेल है, और हमारी बॉडी ऐसे थाउजेंड्स एंड बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है। During biological oxidation of carbohydrates and fats, large amount of energy is released, which is utilized by the mitochondria for synthesis of energy-rich compound known as ATP। ये जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं फैट मॉलिक्यूल्स का या ग्लूकोज का, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ करता है, और वो एनर्जी वो प्रोवाइड करता है बाकी के ऑर्गेनेल्स को अपने फंक्शन कंप्लीट करने के लिए, और सेल को अपनी लाइफ का जो एक्टिविटी है उसे कंप्लीट करने में। तो इसलिए हम बोला जाता है कि वो एक रिच जो है कंपाउंड रिलीज़ करता है, जिसे हम एटीपी बोलते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है बेटा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारा एनर्जी मॉलिक्यूल है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज़ होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो।